दोस्तों, मैं 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस इंटरव्यू फेस किया है। और एक चीज मुझे हर अटेम्प्ट के बाद समझ में आई। लोग एग्जाम से नहीं, गलत स्टार्ट से फेल होते हैं। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स 1 जनवरी को एक नया टारगेट, एक नया प्लान बनाते हैं। उसमें से सिर्फ कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस 2026 के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप होगी, एक स्मार्ट स्टार्ट जो आपको प्रीलियम से लेकर मेंस तक रेडी रखेगी। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर मी। ओके, और इसी के साथ हम बात करेंगे कि प्रीलियम्स और मेंस, ये दोनों की स्टडी को कैसे कंसाइज फॉर्म में लेके चले, ताकि इससे हमारे पास एक बेसिक नॉलेज और हमारी क्लियरिटी आए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज की हमें फाउंडेशन अपना बनाना है। फाउंडेशन कैसे बनाना रहेगा? तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फोकस में रखनी है अपनी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से क्या होगा? आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के कोई मतलब नहीं है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का भी। फिर इसके साथ स्टैंडर्ड बुक है। सबको पता है स्टैंडर्ड बुक क्या है। लक्ष्मीकांत के लिए लक्ष्मी का, अरे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। फिर एनसीईआरटी 9 to 12 पढ़ लीजिए, या तो सिर्फ 11th और 12th की पढ़ लीजिए। फिर पॉलिटी आपने हो गया। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम है, सबको पता ही है। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की ज्योग्राफी है। अगर आपको ये दोनों ज्योग्राफी के लेवल नहीं समझ में आता, 11th और 12th की नहीं समझ में आ रही है एनसीईआरटी, तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ के खत्म कर दीजिए। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या? 11th और 12th की कौन सी इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर लीजिए। अब इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपको कनेक्ट कर देना है करंट अफेयर के साथ। ये दोनों चीजें आपने कनेक्ट कर दी, आपका हो गया इकोनॉमिक्स कंप्लीट। फिर आता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए क्या है? पीएमएफ आईएएस और शंकर आईएएस। अब पीएमएफ आईएएस से आपको इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पढ़ लेना है। शंकर आईएएस से आपको जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ लेना है। अब ये चीजें मैं कुछ नई नहीं बताऊं, और यही चीजों को बताने के लिए सब एक एक आधा आधा घंटा ले लेते हैं। मैंने 5 मिनट में बता के आपको खत्म कर दिया। ओके, अब ये सब चीज पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से कर लेना है। फिर आना है आपको स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक से भी आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लेने हैं। फिर पीवाईक्यू पे आना है। फिर पीवाईक्यू को अच्छे से देख के फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है। नहीं समझ में? बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। पीवाईक्यू आपके सिलेबस की बाउंड्री है कि आपको कितने दूर तक पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक उस बाउंड्री के अंदर के एक एक पार्ट है, कुछ कुछ बाउंड्री के बाहर भी है। उस बाउंड्री के अंदर जो जो पार्ट है वो आपके स्टैंडर्ड बुक। एनसीईआरटी क्या है? जब आप उस बाउंड्री के अंदर रह रहे हो तो आपको उगाने के लिए कुछ अनाज चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। तो उसके लिए आपकी भूमि बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो है आपकी एनसीईआरटी। बहुत सिंपल चीज समझा दिया। इसी को बार बार आप रिवाइज करोगे तो जाके आपका एक बेस अच्छा सा क्लियर होता है। अभी तक मैंने जितना बताया, ये सिलेबस और एनसीईआरटी, ये पूरे एग्जाम का सिर्फ 40%। हाँ, सच में ये सिर्फ 40% है। तो टिप क्या है इसमें? डेली आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। एटलीस्ट ट्राई करिए कि मैं 2 चैप्टर तो खत्म कर दूं, और उसके शॉर्ट नोट्स बना दूं। शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए? कि इतने इतने शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए कि आप अगर उसको एक बार में देखें तो आपको याद हो जाए, है ना? तो उस फॉर्म में बनाना है। तो क्या आप, सर मैं एक ही बार में शॉर्ट नोट्स बना लूं? नहीं, एक बार में तो नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? पहले आपने कोई स्टैंडर्ड बुक उठाई, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी पढ़ी। आपने एनसीईआरटी पॉलिटी से स्टार्ट किया, आपने दोनों 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ के खत्म कर दी। जाइए फिर पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू देखिए। फिर आइए वही एनसीईआरटी पे, देख लिया आपने, फिर पीवाईक्यू देखिए। अब आपको बाउंड्री पता चल गई, आपका बेस क्लियर हो गया। अब जाइए लक्ष्मीकांत। ये दो चीज, अब लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब मेरे को कौन कौन सी टॉपिक उठानी। शॉर्टकट बता रहा हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ओके, उसके बाद आपका चालू होता है शॉर्ट नोट्स में। इतना समझ में आ गया आपको? अब कैसे ये हर एक एक सब्जेक्ट के लिए होगा। अब भी नहीं समझ में आएगा? हमारा बैच है दक्ष, मैं उसमें खुद भी नोट्स बना के दे रहा हूँ। अब मैं नोट्स अपने खुद भी शेयर कर रहा हूँ, उसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जितने भी नोट्स है, जो अच्छे अच्छे नोट्स है मार्केट में, उसके साथ बना रहा हूँ, ताकि आपको उससे तकलीफ ना हो, है ना? तो बहुत कंसाइज फॉर्म में होगा। डेमो के लिए मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा अपने ग्रुप पे, उधर टेलीग्राम पे। बस आपको इतना करना है कि टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है। और दक्ष बैच बहुत ईजी है, कुछ बहुत ही ज्यादा फीस नहीं रखी है, बहुत मिनिमल रखा हूँ, 6 महीने का। आप जाके देखोगे तो शॉक हो जाओगे, इतनी सारी चीजें दी जा रही है ना कि आप मान नहीं सकते। बाकी मैं आपको बताऊंगा तो वैसे भी। अब आता है दूसरा अपना पार्ट, कि अब 40% से आगे बढ़ना है, तो जीएस और करंट अफेयर।
ये दोनों आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो हमारी मैगजीन है संगम करंट अफेयर। ये विजन आईएएस हो गई, राव आईएएस हो गई, योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, सबको मिला के जिसमें जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको मिला के हमने संगम करंट अफेयर मैगजीन बनाई है। इसलिए इसका नाम भी संगम करंट अफेयर मैगजीन रखा है। अच्छा, ये मैगजीन का सबसे यूजफुल चीज क्या होती है कि ये आपको जीएस टॉपिक, जो जीएस के जितने टॉपिक हो वो करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके मिल जाएगा। तो अभी आप फॉर एग्जांपल आपने इस मैगजीन को पढ़ लिया तो आपके पास एक ब्रॉड व्यू पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस आ गया, अब आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने इस मैगजीन में केरला के ऊपर से कुछ पढ़ा था। अब वही एग्जांपल आपने अपने आंसर में लिख दिया, आपके आंसर की ऑटोमेटिकली क्वालिटी और एनरिचमेंट और अच्छी हो जाती है ना। ये कुछ टिप्स होते हैं जो बिटवीन द लाइन वाली चीजें होती है। होता क्या है, मैं एक सच बताऊं, जब आप मेंस लिखते हो ना, तो मेंस लिखते समय आपके सामने क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आएंगे कि आपको ये याद ही रहना चाहिए। वहां पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसे फ्रेमिंग में होते हैं कि आपके वहां पे एक तो कॉन्सेप्ट और आपकी करंट अफेयर, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कोई हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली। भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई वैल्यू ही नहीं है, सही में बता रहा हूँ। प्रीलिम्स तक तो ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जब आप मेंस में लिखने आते हो ना, सिर्फ थोड़े थोड़े वैल्यूज निकल के आते हैं। करंट अफेयर के जीएस मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कनेक्ट होते हैं एक साथ। एक यूपीएससी का आंसर पूरे जीएस के साथ कनेक्ट, पूरे एक एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। एक पूरा बर्ड व्यू लेके आता है कि आप एक मटके में पूरा सागर कैसे भर दो, है ना। गागर में सागर भरने वाला काम होता है ये। तो इसी के लिए मैंने दक्ष बैच चलाया। जो चीजें मैं फेस करता था वो चीजें आप ना फेस करो, उस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि मैं क्या बताना चाह रहा था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। रूटीन क्या होना चाहिए। मॉर्निंग में उठिए, पहला एक स्लॉट जीएस वन को दीजिए, फिर दूसरा स्लॉट करंट अफेयर को दीजिए, तीसरा स्लॉट जीएस टू को दीजिए, फिर रात में रिवीजन कर लीजिए, फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर सो जाइए, फिर सुबह उठ के यही चीजें आपको करना है। इतना समझ में आ गया। ये जो रूटीन प्लान है ना, अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में और अच्छे से बता सकता हूँ, मगर इसके लिए एक अलग से लेक्चर लग सकता है। मेरा काम अभी ये है कि मैं फटाफट आपको एक व्यू पॉइंट देते हुए चल जाऊं। ओके, समझ में आ गया इतनी चीजें। चलिए टिप में क्या चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मस्ट होती है। ये कैसे आएगा सर, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने अब बेस अपना अच्छा बना लिया, अब इसके ऊपर से आपको पेड़ लगाना चालू करना है। अब पेड़ लगाने के लिए आपने स्टैटिक बुक पढ़ी, कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़े, जैसे कि विजन आईएएस में हर बार प्रिफर करता हूं। तो आपने वो पढ़ा, उससे क्या हो गया कि आपका अब वैल्यू एडिशन आ गया, और आपके अंदर अब जितने भी आपकी चीजें पेड़ खड़े हो गए, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कब होंगे। कोई चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग तब होना चालू होगी जब आपने पीवाईक्यू अच्छी से देख ली, फिर उसके बाद आपने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद आपको पता चल गया भाई मैंने ये चीजें अगर यहाँ पे लिख दी होती तो मेरा आंसर और अच्छा होता। ये आपको कब पता चल, जब आपने एक बार टेस्ट दिया और आपका नंबर कम आया, अब आपने ये सोचा कि अब मैं इसका नंबर कैसे बढ़ाऊं। धीरे 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 करके आपने एक सीढ़ी चढ़ ली और आपका एक क्वालिटी आंसर एनरिच होके आ गया आपके सामने, है ना। तो आपको ये करते रहना है डेली प्रैक्टिस में। अब जब आप इतनी सारी चीजें करते हो ना, तो जाके आपका एक क्वालिटी नोट्स बन के आता है, जो एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके के नोट्स बन के आते हैं, है ना। तो उस तरीके से नहीं बन के आया कि मैं अभी लेके बैठ जा रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी और मेरा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा और मेरा ज्योग्राफी के मैंने बना दिया, मेरे नोट्स तो तैयार है। भाई वो नोट्स ही नहीं होते, वो आपने बुक को एक दूसरी बुक में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका नोट्स अच्छा नहीं बनेगा। इतनी तो आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई। अब टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, हम भी अपने दक्ष बैच में सबसे पहला पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज पे धीरे धीरे जा रहे हैं, टेस्ट देने की कोशिश करवा रहे हैं ताकि सबका एक एनालिटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हो। 60 डेज तक सिर्फ इतना कर रहे हैं कि एक बेस क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट 60 डेज तक हम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। एडवांस लेवल मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपको करने आ जा रहा है, तो आपका मीन्स निकलना इजी हो जा रहा है। होता है ना, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से आपको सिर्फ 13 आ रहे हैं, 7 तो आ ही नहीं रहे, तो 7 को आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख के आओगे। लेकिन मैं उस 7 क्वेश्चन के ऊपर आपको काम करवा के दे रहा हूँ। वो 7 क्वेश्चन सोचने के लायक आपको बना के दे रहा हूँ। बिलीव मी, आज तक किसी ने ये चीजें नहीं की जो मैं करके दे रहा हूँ। और ये मैं इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वो चीजें फेस किया हूं। और मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। हर बार हर साल कोई ऐसा नहीं आगे आपको बताएगा। इस साल मैं आके आपके लिए मदद कर रहा हूं, हर साल कोई मदद नहीं करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास सालों साल पड़े हैं, आप 7 7 8 8 साल तक एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू। अब देखिए टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का रोल ये होता है, दोनों अंडररेटेड होता है।
मोस्ट प्रोबेबली हर यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज तो करवाया जा रहा है, मगर पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा कर नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल का एक तो एआई का जनरेशन आ गया, हर कोई चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बना ले रहे हैं और छाप दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने तोड़ दिया, कुछ तो फोड़ दिया, बहुत बड़ी चीजें कर दी, लेकिन बहुत गलत है ये। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू ये दोनों साथ में चलने चाहिए। टेस्ट सीरीज आपकी गलती बताता है, तो पीवाईक्यू उस गलती को कितनी दूर तक लेके जाना है ये बताता है ना? मैं जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज अच्छे से कान खोल के सुनिएगा, वरना तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा कि आप स्किप करके चले जा रहे हैं। हाँ, इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये तो बोलना पड़ता है, मतलब मुझे भी चाहिए ना कि आप जितने ज्यादा लोग होंगे मैं उतने ज्यादा लोगों को अच्छा गाइड कर पाऊंगा। ओके। हाँ, तो टेस्ट सीरीज आपकी गलती बता रहा है, पीवाईक्यू आपकी गलती कितनी रेंज तक होनी चाहिए ये बता दे रहा है। दूसरे डायरेक्शन में टेस्ट सीरीज आपकी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है, और पीवाईक्यू आपके क्वालिटी को एनरिच कर रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई तो करना क्या है सर, इसके आगे हर 15 दिन में आपको सेक्शनल टेस्ट दे देना है ना? हर संडे को कोशिश करिए, मतलब जब भी 15 दिन के बाद कोई संडे आएगा उस टाइम पे फुल लेंथ टेस्ट आपको दे देना है। तो अब इससे आपको ये सब चीज समझ में आ गई। अब टेस्ट देने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है, जो कि मैं बताऊंगा भी, मेरे दक्ष वाले स्टूडेंट को बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में शायद से वो चीजें फ्री होगी, तो आप वहां पे आके ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगी, टाइम मैनेजमेंट एक एक क्वेश्चन के पीछे कैसे करनी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जब हमारे जो दक्ष बैच के जो स्टूडेंट है, तो फर्स्ट वीक में जब उनसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं 9 मिनट्स दूंगा। ओके। 7 क्वेश्चन होंगे हर वीक में, और एक एक क्वेश्चन जो हर डे पे मिल रहा है उसको चेक नहीं किया जाएगा, मगर जो 7 क्वेश्चन है वो हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू पे चेक किया जाएगा। अच्छा, हमारे एक्सपर्ट टीम में कौन है? जो ऑलरेडी एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में जॉब करके आए हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया, तो वो पेपर चेक करेंगे। और कुछ सिलेक्टेड कॉपी होगी जिसको मैं खुद चेक करूंगा और मैं खुद रिव्यू भी दूंगा। ओके। तो 7 क्वेश्चन को हम अच्छे से डीपली एनालाइज करके आपके फॉर्म में आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसी के बेस पे मैं एक खुद आऊंगा, मेरी पूरी टीम आएगी, हम सब साथ में बैठ के बताएंगे कि एक बच्चे ने यहाँ कहाँ पे गलती की। ये हो गया। दूसरा है कि मेंटोरशिप में, जैसे आप मेंटोरशिप वाला बैच ले लेते हो, तो आप मुझे फोन कर सकते हो कि सर मुझे और क्या करना चाहिए था कि ताकि मेरा नंबर और इंक्रीज हो जाए। तो मैं एक एक पर्सन के एक एक पर्टिकुलर इश्यूज को फोकस में रखते हुए काम कर सकता हूँ, और आपका नंबर निकाल सकता हूँ। देखिए, मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैंने जो चीजें बताई है, अगर आपने वो कर दिया, तो मैं इंटरव्यू तक तो आपको लेके जा सकता हूँ। रेस्ट उसके बाद वो लक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि लक सबसे ज्यादा मैटर भी कर जाता है वहां पे ही। तो मैं इंटरव्यू तक आपको पहुंचा के दूंगा, ये मेरी गारंटी। बस मैं जो बता रहा हूँ वो करना। अगर वो चीजें इग्नोर करके जा रहे हो तो फिर वही है, आप मुझे भी आके गाली दोगे, तो वो फिर आप जानना, आपका काम जाने। मेरा काम है यहाँ पे कि आपकी मदद करना, और जो कि मैं कर भी रहा हूँ। ओके। तो ये सब चीजें वहां पे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। ऑप्शनल के लिए क्या है? ऑप्शनल के लिए आप डेली 2 से 3 घंटा दीजिए। अभी स्पेसिफिकली जो अभी ईपीएफओ देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी आएगी कि अब उनको ईपीएफओ देना है। वो कंफ्यूज ये है कि सर अभी हम यूपीएससी पढ़े कि ईपीएफओ पढ़े। भाई, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आपका 1 से 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुका है, तो ईपीएफओ की तरफ फोकस करिए। एक ही अटेम्प्ट हुआ है, सिर्फ पहला अटेम्प्ट है आपका, तो प्लीज प्लीज सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मत जाइए। ऐसे एग्जाम बहुत आएंगे, ये यूट्यूब वाले ना आपको डरा डरा के बैच बेचते हैं। मत जाइए वहां पे, मेंस आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। जनवरी तक का ही सिर्फ टाइम है। अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी गई ना, 1 साल आपके पिताजी का पैसा फिर वेस्ट होगा। 1 साल फिर किसी कोई आदमी अपने जमीन को बेच के पढ़ाएगा। मैं नहीं चाहता ये चीजें हो, इसलिए मैं आया हूँ। और बिलीव करो यार, मतलब आप आइए टेलीग्राम पे, मेरे बारे में वहां पे कमेंट कर दीजिए, और पूछ लीजिए वहां का कोई भी बच्चा अगर कोई मुझे नेगेटिव वाक्य बोल के जाता है। मैं कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं किया, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरा बैच लेगा दक्ष का, सिर्फ मैं उससे ही गाइड करूंगा। आप मेरा बैच लेते हो तो सिर्फ इतना बेनिफिट होता है कि आप मुझे कॉल पे ऑन द स्पॉट कुछ चीजें पूछ सकते हो। आप बैच नहीं लेते, मुझे मैसेज करिए, मैं मैसेज के थ्रू पे जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो बच्चा आज अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई भी चीजें, मैं उसकी मदद करके उसको पढ़ाऊं। वो एग्जाम निकाले ना तो ये बोले कि मैं यहां से पढ़ा हूं, सर ने मेरी मदद की। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है, मेरा कोई कमाने का मोटिव नहीं है। बिलीव में, मेरा कोई कमाने का मोटिव नहीं है। आप आके बैच का प्राइस देख लोगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी तो मैंने आपको ये पूरा डिटेल में इतनी चीजें समझा दी। अब डेक्स दक्स बैच के बारे में क्या है,
उस दक्ष बैच के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको हमारे टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे मैंने डिटेल्स में बताई है, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको वहां पे समझा भी दी है, अभी यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।